प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में दर्पण सूत्र के बारे में। पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था आर व एफ में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करके दिखाया था। उस वीडियो को आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, ठीक। तो आप जानते हैं, नॉर्मली जानते हैं, क्योंकि इसको हम 10th में पढ़ चुके हैं। 10th में साइंस में ये हमको मिलता है। तो दर्पण सूत्र, ठीक, इसको देखिए, इसके सूत्र के हिसाब से हम इसका डेफिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले आपको स्मॉल एफ को क्या कहते हैं ये पता रहना चाहिए, वी को क्या कहते हैं ये पता रहना चाहिए, और यू को क्या कहते हैं ये चीज़ें हमको पता रहना चाहिए। तो स्मॉल एफ को कहते हैं हम फोकस दूरी, वी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और यू को कहते हैं वस्तु की दूरी। तो गोलीय दर्पण में यू, वी और एफ में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पण ये क्या है, हमारा एक गोलीय दर्पण है। इस तरह से ये बनेगा तो एक गोलीय दर्पण बनेगा, ठीक। और यहाँ पे ये अवतल दर्पण है। तो गोलीय दर्पण में यू, वी और एफ में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं, जहाँ स्मॉल एफ को कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी, वी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और यू को कहते हैं वस्तु की दूरी। ये हुआ दर्पण सूत्र का छोटा सा परिभाषा, ठीक। इस परिभाषा को आप लिख सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके जस्ट नीचे में लिखेंगे वर्णन, ठीक। अभी चित्र के बारे में बताऊंगा मैं आपको। वर्णन हेडिंग डाल देता हूँ, ये वर्णन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप जहाँ करके एफ, वी और यू के बारे में बता सकते हो। एफ फोकस दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी और यू वस्तु की दूरी। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक। तो फिर मैं ले लिया हूँ एक अवतल दर्पण एक्स और वाई। उत्तल दर्पण के बारे में फिर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक दर्पण के बारे में बताऊंगा, दूसरा व्यंजक आप खुद से स्थापित करेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी बस का डिफरेंट रहता है, बाकी सब सेम रहते हैं। तो माना एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, और यहाँ पे इसका फोकस होता है, और यहाँ पे ले लेते हैं वक्रता केंद्र C, ठीक। ये ले लेता हूँ मैं वक्रता केंद्र C। अब वक्रता केंद्र, ठीक, हम जानते हैं वक्रता केंद्र C और P को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत और दर्पण के सामने में, ये अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के सामने में एक वस्तु लेते हैं A और B, ठीक। ये वस्तु लेते हैं हम A और B, ठीक। मुख्य अक्ष के लंबवत अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु A और B लेते हैं। अब A से चलने वाली पहली किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक। यहाँ पे लेता हूँ मैं वक्रता केंद्र को, इसमें F लेने की जरूरत नहीं है। ये A से चलने वाली पहली किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो सबसे पहले आप इसको वक्रता केंद्र से होकर ले जाइए, ये इस तरह से, ठीक। चलिए यहाँ पे बना देते हैं वक्रता केंद्र। ये A से चलने वाली पहली किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अब यहाँ पे देखिए बिंदु है। अब क्या मैं आपको बताया था भाई पिछले क्लास में, आप यदि अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वक्रता केंद्र से यदि कोई किरण आपतित होता है तो वह उसी दिशा में परावर्तित होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे ये वाला हमारा अभिलंब होता है, ठीक। यही क्या होता है, हमारा अभिलंब होता है। वक्रता केंद्र से होकर यदि प्रकाश किरण जाती है तो वो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो ये प्रकाश किरण इसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, ठीक, इस तरह से, ठीक। अब दूसरी किरण A से चलने वाली दूसरी किरण P पर आपतित होती है, ठीक, ध्रुव P पर। तो इस किरण को नाम देंगे हम A और P, ठीक। क्या नाम देंगे हम इसको, A और P नाम देंगे इस किरण को। ये ध्रुव पर आपतित होती है। A से चलने वाली दूसरी किरण AP परावर्तन के पश्चात, अब ध्यान दीजिए, यह है वक्रता केंद्र C
और ये है आपतित बिंदु, जहाँ पे क्या है आपतित किरण ये यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये बिंदु होगा, तो ये क्या होगा इसके लिए अभिलंब होगा, क्योंकि जहाँ पे किरण आपतित होती है वहीं से सी के बीच की दूरी होती है अभिलंब। तो जितने कोण से ये किरण आपतित हुआ है उतना ही कोण से क्या होगा वो परावर्तित होगा। ठीक, परावर्तन के नियम हम जानते हैं, किरण जितने कोण से आपतित होता है उतने ही कोण से परावर्तित होता है, अर्थात ये यहाँ से क्या होगा इस तरह से परावर्तित होगा। ठीक, ये आपतित किरण और ये हो जाएगा यहाँ से परावर्तित किरण, ये, और ये कोण बनेगा हमारा R। अब ये अभिलंब है, PC क्या है यहाँ पे अभिलंब है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं I। ठीक, तो ये जो किरण परावर्तित हुआ है इसको नाम दे देते हैं P और ये दे देते हैं यहाँ पे O। तो ये दोनों क्या है आपतित किरणें हैं, और परावर्तन के पश्चात ये देखिए ये किरण इस तरह से आपतित हो रहा है और इस तरह से ये परावर्तित हो रहा है, इसी तरह से ये किरण इस दिशा में आपतित हो रहा है और इसी दिशा में परावर्तित हो रहा है। तो जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहाँ पे भी काटते हैं प्रतिच्छेद करते हैं तो ये परावर्तित किरणें और ये परावर्तित किरणें दोनों यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये बनेगा ए डैश, क्या बनेगा ए डैश, और हम जब इसको मिलाएंगे मतलब लंब खींचेंगे इसके ऊपर तब ये बनेगा हमारा प्रतिबिंब और इसको नाम देंगे हम बी डैश। ठीक, तो वस्तु ए बी का यहाँ पे ए था, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, लेकिन ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे है, मतलब उल्टा है। ये हमको वास्तव में मिला है, हमको किसी भी तरह को रेखा को अपने आप से मिलाना नहीं पड़ रहा है, तो इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, वस्तु से ये छोटा है। ठीक, एक बार और देखेंगे चित्र के बारे में, फिर यही क्या होगा इसका वर्णन होगा। ठीक, वर्णन मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दे दूंगा, बस आप इसको समझ लीजिए। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु ए बी रखी है। ए से चलने वाली पहली किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। ए से चलने वाली दूसरी किरण AP परावर्तित होकर PO दिशा में चली जाती है और दोनों किरणें ए डैश पर मिलती हैं, जिससे वस्तु ए बी का वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक, ये जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, वस्तु से छोटा है और उल्टा है, तो ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। इस तरह से दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अब ऐसे आप बनाएंगे उत्तल दर्पण में। तो ये हुआ चित्र के बारे में। तो चित्र आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो फिर स्क्रीन को देख के आप इसके वर्णन को लिख लीजिए। ठीक, यही है जो मैं आपको बताया हूँ, वही चीज़ वर्णन में लिखना होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम इसके व्यंजक की स्थापना। तो वर्णन मिटा देता हूँ मैं, यहीं से व्यंजक स्टार्ट करता हूँ। ठीक, वर्णन के बाद नीचे से लिखेंगे आप व्यंजक को। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम परावर्तन का नियम लगाते हैं। परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम से परावर्तन की नियम से, ठीक, परावर्तन के नियम से आपतन कोण अर्थात ए पी बी बराबर होगा आपतन और परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम ए डैश पी और बी डैश। ठीक, ये छोटा सा कोण हम इसको ले सकते हैं ए डैश पी और बी। तो ए डैश पी और ये होगा बी डैश, इसको हम लिख दिए। अब इसमें हमको देखना है कि इसमें दो त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। ठीक, तो मैं इस चित्र को अलग से बना देता हूँ। ठीक, आप नहीं बनाएंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये यहाँ पे ए बी और ये ए डैश और बी डैश,
ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं क्योंकि इसका शीर्ष यहाँ पे है और दोनों त्रिभुज देखिए एक ही शीर्ष पर कोण बना रहे हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अब समरूप त्रिभुज का जो गुण होता है उसकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती हैं। अर्थात बड़े त्रिभुज का ये भुजा और छोटे त्रिभुज का ये भुजा दोनों के आपस में अनुपात होंगे। फिर बड़े त्रिभुज का ये आधार और छोटे त्रिभुज का ये आधार, ये भी दोनों आपस में अनुपात बनेंगे। समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती हैं, संगत भुजाएं हैं। तो इसको हम लेंगे ABC और यहाँ पे क्या नाम है आपका, C है ये, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC समरूप हैं। त्रिभुज ABC और ABC समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजा होती है वो अनुपातिक होते हैं, अर्थात AB के अनुपात में होगा A' और B', ठीक। बड़े त्रिभुज के लिए AB लंब है और छोटे त्रिभुज के लिए A', B' लंब है नीचे, बराबर आधार। बड़े त्रिभुज के लिए आधार BC है और छोटे त्रिभुज के लिए आधार B', है, ठीक। तो ये होगा BC बटे B', ठीक। BC बटे B', इसे आप दे दीजिए समीकरण 1। यहाँ बगल में लिख सकते हो संगत भुजाएं, संगत, ठीक। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अब दूसरा, ये पहला समरूप त्रिभुज आपको दिखाई दिया है। दूसरा त्रिभुज देखिए, अब इसमें एक शीर्ष यहाँ पे P है, ठीक। ये शीर्ष P है, अलग से त्रिभुज बना रहा हूँ मैं, और यहाँ से ये कोण बनाया हुआ है A और ये B, और इसी शीर्ष में एक और त्रिभुज बन रहा है, ये नीचे तरफ देखिए PA', B', ये PA' और ये B'। तो ये त्रिभुज ABP और A', ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही शीर्ष पर कोण बन रहे हैं। देखिए इसका शीर्ष एक ही है, यहाँ पे कोण और यहाँ पे कोण, तो दोनों त्रिभुज एक ही शीर्ष पर कोण बना रहे हैं, तो ये त्रिभुज भी हो जाएगा समरूप। तो इसको लिख सकते हैं हम त्रिभुज ABP और त्रिभुज A', B' समरूप हैं, ठीक। तो समरूप है तो इसकी भी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी, अर्थात ये AB और इसके लिए A', B', ठीक। लंब लंब का अनुपात होता है, आधार आधार का अनुपात होता है। तो AB बटे A', B' बराबर आधार, ठीक। बड़े त्रिभुज का आधार क्या है, B और P है, ये होगा ना आधार, ठीक। यहाँ से B और P ये होगा आधार, तो BP बटे छोटे त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा भाई, B', यहाँ से होगा, ठीक। छोटे त्रिभुज का आधार क्या होगा, B', तो ये हो जाएगा B', इसको दे दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष अर्थात राइट साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों का राइट साइड आपस में इक्वल होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम राइट साइड। देख समीकरण 1 का राइट साइड ये और 2 का राइट साइड ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात BC बटे B', बराबर BP बटे B', BP बटे B', ठीक। अब ये हमको मिल गया। अब चलिए देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब सबसे पहले आपको ये देखना है, इसमें हम जो हमको मिला है उसका नाम क्या क्या है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये चीज़ें हमको देखनी है। तो BC, ध्यान दीजिए, ये B है और ये C है, इसको आप कुछ बोल सकते हो क्या, नहीं। BC को हम कुछ नहीं बोल सकते। B', छोटा सा है, देखिए अंदर में B', यहाँ पे, इसका भी कुछ नाम नहीं है। BP, B और P, ठीक, इसको हम बोल सकते हैं वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। B',
बी डैश पी ये प्रतिबिंब है और पी मतलब ध्रुव, तो प्रतिबिंब और पी इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। अर्थात इन दोनों का नाम हमें पता नहीं है, तो बी सी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। ये बी सी है और टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी हुई। मैं थोड़ा सा गणितीय अंक लेके आपको बताता हूँ। ठीक, ये बी से मान लीजिए आपके पी तक के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये बी हुआ और यहाँ पे ये सी हुआ और यहाँ पे ये पी हुआ। अब ये टोटल कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं वस्तु है, वस्तु को कहीं ना कहीं कुछ तो दूरी में रखे रहेंगे। अब वक्रता केंद्र और पी, तो वक्रता केंद्र ये है और पी ये है, ये भी हमें पता रहता है। मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि बी सी की दूरी क्या होगी भाई? टोटल बी से पी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है और पी और सी के बीच की दूरी 7 है। तो 10 में हम जब 7 माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा 3 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा? 3 सेंटीमीटर। अर्थात बी सी का मान क्या होगा? बी सी का मान बी पी, ये टोटल 10 है ना, बी पी माइनस किसको माइनस कर रहे हैं? 7 को, मतलब पी सी। तो बी पी माइनस पी सी करेंगे तो हमको बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पे भी हम बी सी को लिख सकते हैं टोटल बी पी। ठीक, बी पी माइनस टोटल क्या है? बी पी है। बी पी में क्या माइनस करेंगे हम? पी सी माइनस करेंगे। बी पी माइनस पी सी बटे, इसी तरह से बी डैश सी के लिए देखिए, ये बी डैश सी है तो ये टोटल पी सी है। यदि पी सी से हम इसको माइनस कर दें, ठीक, बी डैश पी को, यदि पी सी से बी डैश पी को माइनस कर दें तो ये वाला दूरी बचेगा हमारे पास। तो इसको लिख सकते हैं पी सी माइनस, पी सी में हमको क्या माइनस करना है? बी डैश पी माइनस करना है। ठीक, बी डैश पी। ठीक, पी सी में जब बी डैश पी माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा बी डैश सी का मान। ठीक, क्या मिलेगा? बी डैश सी का मान। और ये होगा बी पी बटे बी डैश पी। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अब बी पी का भी हमें नाम पता है। बी पी वस्तु की दूरी है, पी सी वक्रता त्रिज्या है, पी सी वक्रता त्रिज्या है, बी डैश पी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। तब यहाँ पे हम लगाते हैं चिन्ह परिपाटी और इसको अब मैं मिटा देता हूँ चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से बी पी। ठीक, बी पी को क्या कहते हैं? बी पी है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं और चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमको ध्रुव से नापना है दूरी, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो P से हमको ऐसे आना पड़ेगा, मतलब क्या होगी? विपरीत। तो विपरीत के लिए क्या होता है? ऋणात्मक। तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी। यहाँ लिख सकते हैं हम वस्तु की दूरी। ठीक, बी पी के बाद पी सी के ऊपर जाइए। पी सी क्या है? पी और सी वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ये भी माइनस होगा क्योंकि हमको इधर आना पड़ेगा। यहाँ लिखिए वक्रता त्रिज्या। ठीक, पी सी के बाद पी सी हो गया बी डैश पी क्या है? देखिए बी डैश पी है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं, वो भी इधर आएगा तो ये भी माइनस होगा। ठीक, ये देखिए इधर बढ़ रहा है मतलब ये सभी माइनस होंगे, क्योंकि p के जब इधर जाएंगे हम राइट साइड में तब वो होता है धनात्मक, लेकिन हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो सभी ऋणात्मक होंगे। और बी डैश पी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अब इसको समीकरण नहीं दिए हैं, समीकरण 1 और 2 हो गया है, इसको दे देते हैं समीकरण 3। इस बी को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक, इसको दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 से मतलब इन तीनों के मान को अब हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो बी पी की जगह रखेंगे -u। ठीक, तो ये होगा -u, फिर ये माइनस है, पी सी की जगह रखेंगे -r, तो ये -r बटे, पी सी की जगह रखेंगे -r
फिर ये माइनस बी डैश पी की जगह रखेंगे माइनस वी बराबर बी पी का मान होगा माइनस यू और बी डैश पी का मान होगा माइनस वी। ठीक, इतना मान हम क्या किए, ये तीनों मानों को उठा के यहाँ पे रख दिए, जो जो मान था उसे हम रख दिए। चलिए आगे हल करते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बचेगा माइनस यू, माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है और ये होगा आर बटे ये होगा माइनस आर, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं और ये होगा v इक्वल टू ये होगा u बटे v, क्या होगा u बटे v। अब r का मान हम जस्ट इसके पहले निकाल चुके हैं। ठीक, r कोई भी चीज़ लिखते हैं यहाँ पे चूकी करके लिखा करो। तो r का मान हम निकाल चुके हैं 2 इंटू स्मॉल f। ठीक, ये मान हम निकाल चुके हैं r और f में संबंध को। तो इस r के मान को हम यहाँ पे रखेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं r के मान को डायरेक्ट यहाँ पे रखता हूँ, इसको मिटा के। तो r के जगह रखेंगे हम 2f। ठीक, और यहाँ पे भी r के जगह रखेंगे 2f, ये 2f। आप चाहते हो तो इस r के मान को यहाँ पे भी रख सकते थे। ठीक, माइनस r और इसके बटे में कर सकते थे माइनस 2f करके, यहाँ पे भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। इस मान को आप यहाँ पे बगल में लिखेंगे। चलिए अब इसके आगे देखेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा करेंगे v का इसके ऊपर वाले के साथ और इसका गुणा होगा u के साथ। तो v का माइनस u के साथ गुणा होगा तो होगा माइनस u इंटू वी, फिर ये प्लस का प्लस v का इसके साथ होगा तो ये होगा 2v और ये f इक्वल टू माइनस 2f प्लस v का इसके साथ गुणा, तो माइनस 2f का u के साथ होगा तो होगा 2u और ये f, फिर ये प्लस है तो प्लस और v और u का गुणा होगा तो होगा v इंटू यू। अब आगे देखिए इसको, एक काम करिए, इस माइनस यू वी को उधर ले जाइए तो ये उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। और इस माइनस 2uf को इधर लाइए तो ये इधर आके क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। ठीक, इस माइनस को इधर लाइए, इस चिन्ह नहीं लगाएंगे ऐसा, और इस uv को उधर ले जाइए तो यहाँ पे 2vf रहेगा, 2vf रहेगा। ठीक, ये 2vf रहेगा और ये इधर आके माइनस इधर आके क्या बनेगा, प्लस, तो ये होगा 2uf बराबर ये वाला uv है। चलिए इसको vu है उसको uv लिख देते हैं और माइनस uv इधर जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो प्लस u और ये v। ठीक, इन दोनों से दो को कॉमन निकालिए तो दोनों से दो कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा। एक काम कर रहा हूँ मैं, अब इन दोनों से दो को कॉमन निकालेंगे तो दो निकलेगा तो बचेगा vf और यहाँ पे बचेगा uf। इसको मैं राइट साइड लिख रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड। ठीक, तो ये 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर में बचेगा vf प्लस vf। ठीक, 2 निकला, यहाँ पे vf, यहाँ से भी 2 निकलेगा, ये बचेगा u और ये f। ठीक, और ये बराबर का बराबर uv और uv को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2uv होगा। ठीक, 2u और ये v होगा, दोनों तरफ से 2 काटिए तो यहाँ पे बचेगा uv और यहाँ पे बचेगा vf और ये बचेगा u और ये स्मॉल f। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम uvf का भाग देंगे। दोनों पक्षों में uvf का भाग देने पर, चलिए भाग दीजिए इसमें, तो ये होगा uv बटे uvf इक्वल टू vf बटे uvf प्लस ये uf बटे uvf। ठीक, क्या किए हम, दोनों पक्षों में uvf का भाग दिए, uvf और ये uvf। अब देखिए uv से uv कट जाएगा, vf से vf कटेगा और uf से u और f कटेगा। uv कट गया तो बचेगा नीचे में 1 बटे f बराबर v और f कटा तो बचेगा नीचे में 1 बटे u प्लस u और f कटा तो बचेगा नीचे में v, तो 1 बटे v। यही क्या है, दर्पण सूत्र के लिए अभिष्ट सूत्र है। ठीक, नीचे में लिख लेना, यही अभिष्ट सूत्र है। इस तरह से दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति हम करते हैं। इसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें।
तो इस तरह से इसी सूत्र के साथ, इसी टॉपिक के साथ हम ये क्लास को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नया चैप्टर 9B को, क्योंकि दर्पण सूत्र के बाद इसमें अच्छा सा टॉपिक नहीं है और जो है एक आवर्धन क्षमता है उसको आप सिर्फ से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।